इंडिया वॉइस, आपकी सोच, आपकी आवाज। नमस्कार, इंडिया वॉइस में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दीप चौधरी। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। सबसे पहले आपको बता दें, बिरसा मुंडा की 150वीं जयंती पर आयोजित कार्यक्रम में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि यह वर्ष कई मायनों में शुभ रहा। वंदे मातरम के 150 वर्ष पूरे हुए। वहीं लौह पुरुष सरदार पटेल और भगवान बिरसा मुंडा की 150वीं जयंती भी मनाई जा रही है। मुख्यमंत्री ने जनजातियों के उत्थान पर जोर दिया और कहा कि उन्हें सभी सरकारी योजनाओं का लाभ बिना किसी भेदभाव के मिल रहा है। यूपी सरकार लगातार जनजातियों को उनके अधिकार दिलाने और उनके विश्वास के लिए विशेष अभियान चला रही है। अपनी परंपरा, अपनी संस्कृति और अपनी विरासत पर गौरव की अनुभूति हो सके, उन्हें समाज और राष्ट्र की मुख्य धारा के साथ ही उन्हें सम्मान के साथ आगे बढ़ने के लिए एक बेहतर प्लेटफॉर्म उपलब्ध किया जा सके, इस देश से जनजातीय गौरव पखवाड़ा के क्रम में आज जनजाति भागीदारी उत्सव का आयोजन प्रदेश की राजधानी लखनऊ में किया जा रहा है। ये जो उत्सव है, जिसमें देश भर के 22 राज्यों से आए हुए जनजातीय समुदाय के कलाकारों के द्वारा जनजातीय संस्कृति और वहां की परंपराओं के बारे में अपना प्रदर्शन करने के साथ ही अनेक प्रकार के कार्यक्रमों को इस दौरान यहां पर प्रस्तुत करने का कार्य हो रहा है। खासतौर पर सांस्कृतिक समागम और यात्रा, जिसमें मैं 22 राज्यों के इन कलाकारों को इन कार्यक्रमों के साथ जुड़ने का अवसर प्राप्त हो रहा है। इसमें कलाकार सहभागिता की दृष्टि से भी अरुणाचल प्रदेश पार्टनर स्टेट होने के साथ ही इसमें गुजरात, जम्मू कश्मीर, महाराष्ट्र, सिक्किम, उड़ीसा, राजस्थान, छत्तीसगढ़, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, बिहार, उत्तराखंड, पश्चिमी बंगाल, मिजोरम, गोवा, केरल, हिमाचल प्रदेश, असम, त्रिपुरा, झारखंड, पंजाब, इन सभी राज्यों के कलाकार उत्तर प्रदेश में आकर के इस जनजाति भागीदारी उत्सव में सहभागी बन रहे हैं। इस कार्यक्रम में एक हस्तशिल्प और कला प्रदर्शनी का भी आयोजन किया गया है और साथ साथ एक व्यंजन मेला भी लग रहा है, जिसमें जैवनार और देसी स्वाद जो जुड़े हुए हैं उनको भी यहां पे प्रस्तुत करने के साथ ही जनजाति साहित्य को समर्पित साहित्यिक और विकास मंच, जो जनजातीय साहित्य के साथ साथ धरती आबा के प्रति हम सम्मान का भाव व्यक्त कर सकें, इसको समझने देखने का एक मंच हम सबको प्राप्त हो रहा है। बहनों और भाइयों, यह वर्ष हम सबके लिए कई मायनों में बहुत महत्वपूर्ण है। यह वर्ष भारत शिल्पी लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की 150 वर्ष जयंती के पूरे होने का वर्ष है। यह वर्ष धरती आबा भगवान बिरसा मुंडा की जयंती के 150 वर्ष पूर्ण होने का वर्ष भी है। याद करिए, 31 अक्टूबर 1875 को लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल का जन्म होता है और 15 नवंबर 1875 को धरती आबा भगवान बिरसा मुंडा की
का जन्म होता है। यह वर्ष भारत का राष्ट्रगीत वंदे मातरम के भी 150 वर्ष में प्रवेश करने का वर्ष है। यानी एक अमर गीत जिसने भारत की जनचेतना को जागरूक करते हुए भारत की स्वाधीनता को एक नया मंत्र दिया था, उसके भी 150 वर्ष पूर्ण होने की ओर अग्रसर हुए हैं। और यह वर्ष भारत के संविधान, जैसे बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने जिस संविधान को भारत जैसे देश के अनुकूल बनाया था, जो स्वतंत्र भारत की एकता और अखंडता का एक आत्मा बन गई, भारत के संविधान के भी अमृत लागू होने के अमृत वर्ष में हम लोगों ने प्रवेश किया है। यानी इतनी उपलब्धियों से जुड़ा हुआ यह वर्ष इस समय हमें धरती आबा भगवान बिरसा मुंडा के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करने और उनके प्रति हम सब प्रेरणा प्राप्त कर सकें, इस दिशा से यह वर्ष आयोजित करने का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। बहनों और भाइयों, आप सब जानते हैं, जैसे कि यहां समाज कल्याण मंत्री भी बता रहे थे कि धरती आबा बिरसा मुंडा भारत के स्वाधीनता के पक्षधर थे। इसके लिए उन्होंने अभियान चलाया। तत्कालीन ब्रिटिश गवर्नमेंट ने उन्हें गिरफ्तार किया और मात्र 25 वर्ष की उम्र में उन्होंने रांची के जेल में अंतिम श्वास ली। उन्होंने उस समय जनजातीय समुदाय को एक ही नारा दिया था और वह नारा था, अपना देश अपना राज। यानी देश हमारा है तो राज भी हमारा होना चाहिए, विदेशी हुकूमत भारत के अंदर राज न करे। और बढ़ते हैं आगे, खबर मथुरा से, जहां थाना फरौद क्षेत्र में नाबालिग पुत्री के साथ घटी घटना के मामले में पुलिस की लापरवाही उजागर होने पर एसएसपी श्लोक कुमार ने सख्त रुख अपनाया। पीड़ित परिवार द्वारा दिए गए प्रार्थना पत्र के बावजूद थाना फरौद पुलिस द्वारा कार्रवाई न करने पर एसएसपी ने तुरंत संज्ञान लेते हुए जांच करवाई। जांच में उप निरीक्षक अनिरुद्ध कुमार और उप निरीक्षक सतीश कुमार की गंभीर लापरवाही पाई गई। दोनों को जिम्मेदार मानते हुए एसएसपी ने निलंबित कर दिया है। साथ ही थाना प्रभारी निरीक्षक की भूमिका भी संदिग्ध पाई गई है, जिसकी जांच जारी है। यह कार्रवाई पुलिस विभाग में जवाबदेही और निष्पक्षता को मजबूत करने की दिशा में एक सख्त संदेश मानी जा रही है कि नाबालिग से जुड़े संवेदनशील मामलों में लापरवाही किसी भी स्थिति में बर्दाश्त नहीं की जाएगी। बढ़ते हैं आगे, उत्तर प्रदेश राज्य महिला आयोग की सदस्य बबीता चौहान आज मेरठ दौरे पर पहुंची। महिला आयोग सदस्य बबीता चौहान ने कहा कि महिलाओं की सुरक्षा, सम्मान और स्वावलंबन महिला आयोग की सर्वोच्च प्राथमिकता है। उन्होंने बताया कि प्रदेश सरकार द्वारा चलाए जा रहे मिशन शक्ति अभियान के अंतर्गत महिलाओं और बालिकाओं को जागरूक करने के साथ साथ उनकी समस्याओं का त्वरित निस्तारण भी सुनिश्चित किया जा रहा है। बबीता चौहान ने कहा कि प्रदेश में महिलाओं के प्रति अपराध में कमी लाने, पीड़िताओं को जल्द न्याय दिलाने और महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए आयोग लगातार कार्य कर रहा है। किसी भी महिला के साथ अन्याय बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उन्होंने मेरठ में महिला उत्पीड़न से जुड़े मामलों की समीक्षा की और अधिकारियों को निर्देश दिया कि पीड़ित महिलाओं की शिकायतों पर संवेदनशीलता के साथ सुनवाई करते हुए समयबद्ध कार्रवाई सुनिश्चित की जाए। सदस्य ने यह भी कहा कि आयोग ग्रामीण और शहरी स्तर पर महिलाओं को कानूनी अधिकारों, सुरक्षा योजनाओं और हेल्पलाइन सेवाओं की जानकारी देने के लिए लगातार अभियान चला रहा है।
की बात करूं तो टेक्निकली तो जो सरकार को सुविधाएं देनी चाहिए वो सारी सुविधाएं वहां हैं, क्योंकि अगर जैसे हमने मशीनों को भी देखा है, चाहे वो अल्ट्रासाउंड की थी, चाहे वो और सारी मशीनें थी, सब बहुत ही परफेक्ट और बहुत अच्छी क्वालिटी की थी वहाँ। तो लेकिन वहाँ मुझे बाकी तो सारी चीजें ठीक लगी, लेकिन कुछ कुछ शिकायतें मुझे आई जो डॉक्टरों का व्यवहार पेशेंटों के प्रति ठीक नहीं है, जिसके लिए मुझे सुन के बहुत दुख हुआ, क्योंकि सारी चीज अच्छी होने के बावजूद भी अगर पेशेंट संतुष्ट होकर नहीं जाता है तो मुझे लगता है उस चीज का कोई मतलब नहीं रहता। तो अभी यहाँ बैठे थे हमारे साथ डिप्टी सीएमओ, आज सीएमओ लखनऊ कई मीटिंग में गए हुए थे, और जो सीएमएस थी उनको कोई प्रॉब्लम थी, उनके कमर पेट पीठ में कुछ प्रॉब्लम है, तो वो थी वहाँ, लेकिन मेरे साथ दौरे पे नहीं। तो मुझे लगा मेन प्रॉब्लम तो यही थी कि अगर व्यवहार अच्छा नहीं है तो मुझे लगता है कि सारी चीजें बेकार है, अगर संतुष्ट होकर नहीं जाता। जन सुनवाई में तो हमारे जितने भी मैटर आते हैं मैं आपको बताऊंगी, और मुझे बहुत ही इस बात को बताते हुए भी प्राउड फील होता है कि हमारे द्वारा जितनी भी जन सुनवाई की जाती है उनका सारा निस्तारण हम हैंड टू हैंड करा के यहाँ से जाते हैं। मतलब हमारा कोई भी आयोग का एक भी केस आपको पूरे उत्तर प्रदेश में नहीं मिलेगा कि जिसको कोई ये कहेगा कि आयोग का केस है और ये इसका निस्तारण नहीं हुआ है, चाहे वो आयोग से आने वाली एप्लीकेशन यहाँ है और चाहे हमारे जब हम जन सुनवाई करते हैं उसके साथ हमारे यहाँ अगर हमारे केस आपके कोई पेंडिंग मिलेंगे तो वो होंगे या तो वो न्यायालय में चल रहे होंगे या उनमें इन्वेस्टिगेशन चल रहा है। और बढ़ते हैं आगे। अकबरपुर कोतवाली क्षेत्र के 12 गांव के पास स्थित आनंदेश्वर कोल्ड स्टोर में लगी भीषण आग से कंप्यूटर ऑपरेटर की मौत हो गई। बताया जा रहा है कि कोल्ड स्टोर मालिक ने करीब 20 घंटे तक कर्मचारी की मौत की जानकारी छिपाए रखी। जब यह बात परिजनों को पता चली तो आक्रोशित होकर उन्होंने कानपुर इटावा नेशनल हाईवे पर जाम लगा दिया और कोल्ड स्टोर मालिक पर हत्या का आरोप लगाते हुए कार्रवाई व मुआवजे की मांग की। परिजनों ने अधिकारियों की कार्यशैली पर भी सवाल खड़े किए। परिजनों का कहना है कि कोई सही सुनवाई नहीं हुई। जब हमने चक्का जाम किया तो लाठियां बरसाई गई। सूचना मिलते प्रपुलिस और प्रशासनिक अधिकारी मौके पर पहुंचे और किसी तरह जाम खुलवाया। इस दौरान उत्तर प्रदेश सरकार की राज्य मंत्री प्रतिभा शुक्ला और पूर्व सांसद अनिल शुक्ला वारसी भी मौके पर पहुंचे। उन्होंने पीड़ित परिवार से मुलाकात कर संतावना व्यक्त की तथा अधिकारियों से पीड़ित परिवार को मिलने वाली सरकारी सहायता राशि जल्द दिलाने का आश्वासन भी दिया। तो इस मौके पर पूर्व सांसद ने कहा कि मृतक के परिजनों को दैवीय आपदा के अंतर्गत 4 लाख रुपए की सहायता राशि कल तक प्रदान कर दी जाएगी। वहीं राज्य मंत्री प्रतिभा शुक्ला ने बताया कि कोल्ड स्टोर मालिक से 15 लाख रुपए मुआवजा दिलाने का भरोसा दिलाया गया है। अधिकारियों ने स्पष्ट किया कि जब तक पीड़ित परिवार को यह राशि नहीं मिल जाती तब तक कोल्ड स्टोर को संचालित नहीं किया जाएगा। घटना से क्षेत्र में शोक और रोष का माहौल व्याप्त है। परिजनों ने पुलिस को शिकायती पत्र देकर कोल्ड स्टोर मालिक के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की। उसको मिलने के लिए ना मालिक फोन उठा रहे हैं ना बात कर रहे हैं, और ये भी पता चला है कि कोल्ड स्टोर को मानक के अनुरूप नहीं चला रहे हैं। जो फायर का मानक है उनको पूरा करना चाहिए। और ये जो मृतक है उसको 15 लाख से ऊपर लमसम जो लिखा है लेबर कोड के अंतर्गत नियम के अंतर्गत पैसा आया, 15,12,000 जो पैसा है वो उसको मिलेगा। साथ ही साथ 4 लाख आकस्मिक का मिलेगा। तो दुर्घटना बीमा का जो ये अंतिम संस्कार करके आएंगे खाते में जाएगा। 30,000 पारिवारिक लाभ योजना मिलेगी। बाल सेवा योजना का भी लाभ दिया जाएगा। साथ ही विधवा को जो 40 साल से कम उम्र की विधवा उसके आवास देने का प्रोविजन भी है, वो भी उसको दिया जाएगा। बाल सेवा योजना में उसकी बिटिया को कवर किया जाएगा। सुमंगला योजना भी चाहेंगे तो उसकी बेटी को कवर किया जाएगा। जो व्यक्ति चला गया वापस नहीं आ सकता, लेकिन सरकार द्वारा जो सुविधाएं पूरी उपलब्ध कराई जाएंगी। जितनी भी फैक्ट्रियां हैं, जितने कोल्ड स्टोरेज हैं, यदि वो फायर के नियम को नहीं मानते हैं तो उसको पहले मानक तय किए जाएंगे, जांच कराई जाएगी, उस पर उसके बाद कार्रवाई की जाएगी। आनंदेश्वर कोल्ड स्टोरेज में जो आग लग गई थी उसमें 2 लोग घायल हो गए थे, जिसमें से एक व्यक्ति जिसका नाम ऋषभ शर्मा था उसकी मृत्यु हो गई और उसी के परिवारजन यहाँ पर आए थे और उसी के संबंध में थोड़ा लॉ एंड ऑर्डर इशू हुआ था जिसको रिजॉल्व करा दिया गया है। देखिए, ऐसा होता है कि आजकल ये मैंडेटरी हो गया कि जो भी एम्प्लॉय को लगावे ईएसआई में उसको रजिस्ट्रेशन कराना चाहिए, लेकिन जो लोग ईएसआई में रजिस्ट्रेशन नहीं कराते हैं उनको जो है जो भारत का कंपनसेशन एक्ट है 1929 उसके हिसाब से उनको कंपनसेशन देना पड़ता है। तो जो लड़का यहाँ पे अकाउंटेंट का काम करता था तो वो स्किल्ड वर्कर में आता है, तो उसके हिसाब से उसका 15,12,450 रुपया कंपनसेशन बन रहा है। क्योंकि मालिक है नहीं और न फ़ोन उठा रहा है तो वो पैसा तो उसको देना पड़ेगा। जब भी आएगा, कोल्ड स्टोरेज तो करोड़ों का है, कोल्ड तो छोड़ के भाग नहीं जाएगा, वो पैसा उससे हम लोग ले लेंगे। और सामने एएलसी भी यहाँ पे थे,
असिस्टेंट लेबर कमिश्नर, उन्होंने कैलकुलेट करके बताया है। और यहाँ पे एसडीएम अकबरपुर मौजूद हैं, सीओ अकबरपुर मौजूद हैं और थाना इंचार्ज मौजूद हैं अकबरपुर के, और माननीय मंत्री जी, सबसे बड़ी बात है यहाँ पे खुद मौजूद हैं प्रतिभा शुक्ला जी। तो सबके सामने हो गया है इस बात का निपटारा, और 4 लाख रुपया उसको दैवीय आपदा का, कल जब वो मिट्टी का दाह संस्कार करके आएंगे घर, तो घर पहुंचने के पहले ही उनके खाते में चला जाएगा। ये सरकार का नियम है। और 30,000 रुपया उसको पारिवारिक लाभ का मिल जाएगा। और जो एक बेटी है उसका जो मुख्यमंत्री चाइल्ड का जो उन्होंने बनाया है नियम कि बच्चा का सहायता का नियम बनाया है, उसमें उसको करीब 2,500 रुपये महीने जब तक 18 साल की नहीं होगी मिलता रहेगा। और पत्नी को उनको 1,000 रुपया विधवा पेंशन का हर महीने। और अब खबर औरंगाबाद से, जहां व्यवहार न्यायालय के स्पेशल पॉक्सो कोर्ट सह जिला जज 6 ने तत्काल वादों की सुनवाई करते हुए आज 5 वादों को निष्पादन किया, जिसमें डंडवा थाना कांड संख्या 1000/24 GR 212/24 में सजा के बिंदु पर सुनवाई करते हुए एकमात्र काराधीन अभियुक्त को सजा सुनाई है। स्पेशल पीपी शिवलाल मेहता ने बताया कि नामजद अभियुक्त गौतम कुमार इटावा टंडवा को PNS धारा के तहत 5 साल की सजा, 10,000 रुपये का जुर्माना लगाया और 12 पॉक्सो एक्ट में 3 साल की सजा, 10,000 रुपये जुर्माना लगाया गया। दोनों सजाएं साथ-साथ चलेगी। दोनों सजाएं में जुर्माना न देने पर 3-3 महीने अतिरिक्त साधारण कारावास होगी। अधिवक्ता सतीश कुमार स्नेही ने बताया कि प्राथमिकी सूचक पीड़िता के भाई ने प्राथमिकी दर्ज कराई थी, जिसमें कहा था कि मैं अपनी मां की इलाज कराने हेतु 24/8/2024 को अपने बहन के साथ गई थी, जिसके दौरान मेरी नाबालिग बहन को शादी के नियत से बहला फुसलाकर अभियुक्त ने अपहरण कर लिया। अनुसंधान के क्रम में अभियुक्त और पीड़िता दोनों घटना के 20 दिन बाद पुलिस द्वारा गुजरात में बरामद किया गया था और अभियुक्त को गिरफ्तार कर लिया गया। तब से अभियुक्त जेल में बंद है। प्रशिक्षु ने अमित कुमार ने इस कांड का आरोप पत्र न्यायालय में समर्पित किया था। घटना के समर्थन में 5 गवाही थी, जिसके आधार पर घटना सत्य पाया गया, जिस पर सुनवाई करते हुए पॉक्सो एक्ट कोर्ट ने अभियुक्त को 5 साल की सजा सुनाई। और अब खबर कासगंज से, जहां स्वास्थ्य विभाग को मिली भगत से अवैध अस्पतालों का कहर लगातार जारी है। इन्हीं अवैध अस्पतालों में झोलाछाप डॉक्टर लगातार मरीजों की जान ले रहे हैं। इसी तरह 4 माह की गर्भवती महिला की निजी हेल्थ केयर सेंटर के चिकित्सकों की लापरवाही ने जान ले ली है। महिला की मौत के बाद गुस्साए परिजनों ने अवैध रूप से चल रहे राधा रानी हेल्थ केयर सेंटर पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए जमकर हंगामा किया और गुंज डुंडवारा बदायूं हाईवे पर शव रखकर जाम लगा दिया। करीब 1 घंटे तक आवागमन ठप रहा और दोनों ओर वाहनों की लंबी कतारें लग गई। सूचना पर पहुंची पुलिस की टीम ने बहुत मुश्किल से लोगों को समझा बुझाकर जाम खुलवाया। दरअसल ये पूरा मामला जनपद कासगंज के थाना सिकंदरपुर वैश्य क्षेत्र के बहरोजपुर चित्रा का है, जहां 35 वर्षीय अनीता देवी पत्नी गिरीश चंद्र निवासी बहरोजपुर थाना सिकंदरपुर वैश्य 4 माह की गर्भवती थी। तबीयत बिगड़ने पर परिजन उन्हें सिकंदरपुर वैश्य क्षेत्र के गांव बहरोजपुर चित्रा स्थित राधा रानी हेल्थ केयर सेंटर लेकर पहुंचे। उपचार के बाद भी राहत नहीं मिलने पर दोबारा अस्पताल पहुंचने पर उपचार के बाद देर रात महिला को तेज रक्त रास्ता होने लगा। परिजन बुधवार को पुनः उपचार के लिए लेकर पहुंचे, जहां उपचार के बाद चिकित्सकों ने अल्ट्रासाउंड कराने की सलाह दी, जिसे कराने ले जाते समय अनीता की मौत हो गई। मौत की सूचना मिलते ही परिवार में कोहराम मच गया। परिजनों एवं ग्रामीणों ने अस्पताल के डॉक्टरों पर इलाज में लापरवाही का आरोप लगाते हुए शव रखकर जाम हाईवे पर जाम लगा दिया। परिजनों का आरोप था कि गलत उपचार से मृतका की बच्चादानी क्षतिग्रस्त हो गई, जिससे उसकी जान चली गई। सूचना पर सीओ संदीप वर्मा, एसडीएम पटियाली प्रदीप विमल, थाना प्रभारी चंचल सिरोही और नायब तहसीलदार मुकेश कुमार पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे। अधिकारियों ने परिजनों को कार्रवाई का आश्वासन देकर जाम खुलवाया, वहीं शव रखकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। स्वास्थ्य विभाग के नोडल प्रभारी डॉक्टर उत्कर्ष यादव टीम से मौके पर पहुंचे। जांच में पाया गया कि राधा रानी हेल्थ केयर सेंटर पंजीकृत नहीं था, फिर भी वहां गर्भपात और प्रसव संबंधी उपचार किया जा रहा था। इसकी यहाँ पे मौत हो गई है, इनका नाम है
और उसी संबंध में यहाँ पे टीम आई थी और उस संबंध में सही इस संबंध में देखो समय समय पर जांचें होती रहती हैं और छापामार कार्रवाई होती रहती है। इसमें आम जनता से भी कहना चाहूँगा कि जितने भी झोला छाप हैं उनके बारे में सूचना दें, जितने भी इलाज आपको कराने हैं सरकारी जो अस्पताल है हमारे उनमें कराएँ, अवेलेबल है, यहाँ ज़्यादा दूर नहीं है। और अब बढ़ते हैं आगे, आपको बताते हैं दिल्ली धमाके की जांच में कानपुर का कनेक्शन सामने आया है। एटीएस ने कानपुर से डॉक्टर मोहम्मद आरिफ को हिरासत में लिया है। सूत्रों के अनुसार डॉक्टर परवेज से पूछताछ के बाद एटीएस को आरिफ के बारे में अहम जानकारी मिली थी। आरिफ कानपुर के जीएसवीएम मेडिकल कॉलेज के कार्डियोलॉजी विभाग में डीएम की पढ़ाई कर रहा था। बताया जा रहा है कि वह जम्मू कश्मीर के अनंतनाग जिले का निवासी है। एटीएस और अन्य जांच एजेंसियों की टीम इनपुट के आधार पर कानपुर में लगातार छापेमारी कर रही है। फिलहाल डॉक्टर आरिफ से गहन पूछताछ की जा रही है और उसके डिजिटल उपकरण जब्त किए गए। एजेंसियों को शक है कि धमाके से जुड़े कुछ अहम लिंक कानपुर से जुड़े हो सकते हैं। फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट थे डीएम कार्डियोलॉजी के मोहम्मद आरिफ मीर। ये अभी 2-3 महीने पहले जो काउंसलिंग हुई, काउंसलिंग के थ्रू सेलेक्ट होके आए थे, फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट थे। इनकी आफ्टरनून वाली ड्यूटी थी, उसके बाद में ये ड्यूटी करके यहाँ से गए। तो उसके बाद में हमें शाम को पता चला कि इनको पूछताछ के लिए कोई टीम लिवा के ले गई। 3 महीने पहले काउंसलिंग जो है उसी के थ्रू आते हैं हमारे स्टूडेंट, तो उसमें 3 महीने पहले लगभग कैंपस के बाहर से लिया, यहाँ ड्यूटी खत्म करके घर जा चुके थे। और अब खबर सीतापुर से, जहां जिलाधिकारी डॉक्टर राजा गणपति आर ने आज सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र यानी सीएचसी सिदौली का औचक निरीक्षण किया, जिससे अस्पताल प्रशासन में हड़कंप मच गया। निरीक्षण के दौरान डीएम ने मरीजों को दी जा रही स्वास्थ्य सेवाओं, दवाओं की उपलब्धता, स्वच्छता व्यवस्था, वार्डों की स्थिति, प्रसव कक्ष, लैब और रजिस्टरों की गहन जांच की। उन्होंने डॉक्टरों और कर्मचारियों को सख्त निर्देश दिए कि मरीजों के साथ किसी भी प्रकार की लापरवाही ना हो और सभी को समय पर इलाज एवं दवा उपलब्ध कराई जाए। जिलाधिकारी ने अस्पताल परिसर की सफाई व्यवस्था में और सुधार लाने को कहा तथा रिकॉर्डों का मिलान करते हुए विभिन्न सरकारी स्वास्थ्य योजनाओं की प्रगति की जानकारी ली। उन्होंने स्पष्ट किया कि जनता की सुविधा सर्वोपरि है और स्वास्थ्य सेवाओं में पारदर्शिता तथा जिम्मेदारी सुनिश्चित की जानी चाहिए। निरीक्षण के दौरान मिली खामियों को 15 दिनों के भीतर सुधारने के निर्देश दिए गए हैं। देखिए, आज मैं और मुख्य चिकित्सा अधिकारी के माध्यम से सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र सिदौली में निरीक्षण किया गया है। जो निरीक्षण में हमारा साथ यहाँ का अधीक्षक भी उपस्थित थे और जो भी निरीक्षण में पाया गया कमियों का इनको पिन पॉइंट किया गया है और आगामी 15 दिन में सुधार लाने के लिए निर्देशित किया गया है। सर, एनएचएम को जो कर्मचारी हैं उनकी वेतन को लेकर अनियमितता है, पूरे जिले में ये समस्या है। सर, यहाँ भी ये समस्या कुछ कर्मचारियों द्वारा उठाई गई है। देखिए, जो भी समस्या है उसको नियंत्रण में लाने के लिए लगातार प्रयास जारी है। उसका नियमानुसार आवश्यक कार्रवाई जल्दी से जल्दी करेंगे और स्थिति नियंत्रण में रहेगा और नियमानुसार कार्रवाई भी होगी। सर, लगातार आप निरीक्षण कर रहे हैं सीएसओ का, फिर भी कुछ अधीक्षक जो है जिले में रात में रुकते नहीं, क्या कहेंगे सर? कुछ अधीक्षक नहीं है, स्पेसिफिकली नाम लेके आप बताओगे तो फिर इनके। तो फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की खबरों के लिए देखते रहे इंडिया वॉइस। नमस्कार। इंडिया वॉइस, आपकी सोच, आपकी आवाज।